आज हम दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक की ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई खंगालने वाले हैं जो सच में हैरान कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसे शायद हर कोई जानता है, लेकिन उसकी असल जड़ें हमारे अपने इतिहास के एक बेहद ही रोचक और छिपे हुए पन्ने में मौजूद हैं। मोगली, ये नाम सुनते ही दिमाग में जंगल के उस आजाद बच्चे की तस्वीर बन जाती है जो जानवरों के बीच पला बड़ा है। लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा गया है कि असली मोगली आखिर था कौन? क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या फिर सच में कोई ऐसा इंसान वजूद में था? आज की इस खोज का सबसे बड़ा रहस्य इसी सवाल में छिपा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बदायूं से, जहां एक राजसी जन्म को श्राप का सामना करना पड़ा। आइए राजा सीताराम के 51वें बेटे की इस अनसुनी दास्तान को शुरू से समझते हैं। राजा सीताराम के पूरे 100 बेटे थे। जी हाँ, 100 बेटे। और इस बात को पुष्ट करता है एक पुराना मशहूर दोहा, गुण 50 बड़ो, सिंह बड़ा 50। इस गणितीय दोहे से बिल्कुल सटीक साबित होता है कि हमारी कहानी के मुख्य पात्र राव सिंह राजा के ठीक 51वें बेटे के रूप में पैदा हुए थे, यानी उनसे पहले 50 भाई और उनके बाद 49। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। पुराने जमाने में समय देखने के लिए घड़ियां तो होती नहीं थी, लोग सूरज की परछाई से ही वक्त तय करते थे। जब इस 51वें बेटे का जन्म हुआ तो दाई माँ जश्न मनाने में इतनी मगन हो गई कि उसने परछाई का निशान पूरे 20 मिनट की देरी से लगाया। बस इसी एक छोटी सी गलती ने पूरा इतिहास पलट कर रख दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ? जब राज ज्योतिषी ने समय देखने के लिए उस गलत निशान को पढ़ा तो नक्षत्रों की सारी गणना ही गड़बड़ा गई। उसी गलत गणना के आधार पर यह खौफनाक भविष्यवाणी कर दी गई कि अगर पिता ने इस बच्चे का चेहरा देखा तो पिता की मृत्यु हो जाएगी। इस डर के मारे राजा ने तुरंत आदेश दे दिया कि इस नवजात शिशु को ले जाकर मौत के घाट उतार दिया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ? राजमहल से शुरू हुई कहानी घने जंगल तक कैसे पहुंची और बच्चे की किस्मत कैसे बदली? आइए इसे देखते हैं। राजा के आदेश पर जल्लाद उस मासूम बच्चे को घने जंगल में ले तो गए, लेकिन एक नवजात को अपने हाथों से मारने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा नैतिक संकट था। हत्या के पाप से बचने के लिए उन्होंने उस बच्चे को एक जंगली जानवर की गुफा में छोड़ दिया ताकि जानवर उसे खा ले। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो गुफा एक शेरनी की थी जिसने उसी दिन अपने शावक को जन्म दिया था। शेरनी ने उस इंसान के बच्चे को अपना लिया और अपने बच्चों के साथ पालना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना चार्ल्स डार्विन के अनुकूलन यानी थियरी ऑफ अडेप्टेशन के सिद्धांत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये वैज्ञानिक थियरी कहती है कि कोई भी जीव एक नए माहौल में जिंदा रहने के लिए अपनी आदतें और लक्षण बदल लेता है। ये ऐतिहासिक घटना इस वैज्ञानिक सिद्धांत का एकदम सटीक और जीता जागता प्रमाण बन गई। अब सोचिए, शेरों के बीच पलने से उस इंसान के बच्चे में कैसे कैसे बदलाव आए होंगे। वो पूरी तरह से चारों पैरों पर चलने लगा। पके हुए खाने की जगह उसने सिर्फ कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। उसके नाखून अविश्वसनीय रूप से लंबे और नुकीले हो गए। पूरा शरीर घने जंगली बालों से ढक गया और वो बिना कपड़ों के बिल्कुल शेरों की तरह जंगल में आजाद घूमने लगा। खैर, एक ना एक दिन तो इस जंगली इंसान का सामना बाहरी दुनिया से होना ही था और इसकी शुरुआत हुई पालीवाल ब्राह्मणों की एक बेहद अजीबोगरीब खोज से। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक दिन जंगल से गुजरते हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने एक बहुत ही भयंकर लड़ाई देखी। उन्होंने देखा कि एक अकेला जंगली इंसान शारीरिक रूप से 4 हट्टे-गट्टे शेरों पर भारी पड़ रहा है। वो शेरों की तरह गुर्रा रहा था, उन्हें पीट रहा था और यहाँ तक कि उसने एक शेर का पंजा पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया। ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं थी। बुरी तरह घबराए हुए वो ब्राह्मण दौड़े दौड़े राजा सीताराम के पास पहुंचे और दरबार में उस खौफनाक शेर मानव के बारे में बताया। ये खबर सुनते ही उन जल्लादों के तो पसीने छूट गए। डर के मारे जल्लादों और दाई माँ ने आखिरकार बरसों पुरानी वो सच्चाई उगल ही दी कि कैसे परछाई का निशान गलत लगा था और कैसे उस बच्चे को मारा नहीं बल्कि गुफा में छोड़ दिया गया था। पूरी सच्चाई सामने आने के बाद राजा ने अपनी सेना भेजी। उस जंगली इंसान को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उसे तीरों का इस्तेमाल करके काबू करना पड़ा। इसके बाद शुरू हुई उसे मानव समाज में वापस लाने की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया। उसके नुकीले दांतों को घिसा गया, लंबे नाखून काटे गए, कच्चा मांस छुड़वाकर उसे भुना हुआ खाना और कपड़े पहनना सिखाया गया
और सबसे मुश्किल काम, जानवरों की तरह गुर्राने की जगह इंसानों की तरह बोलना सिखाया गया। सिंहों यानी शेरों के बीच पलने बढ़ने के कारण ही उसका नाम पड़ा सीहा। आगे चलकर जब उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों ने राजा से अपनी रक्षा के लिए सेनापति मांगा तो सीहा को 140 घुड़सवारों के साथ भेजा गया, जिन्हें 7 BC कहा जाता था। अपनी बहादुरी के लिए राव सिंहा एक महान योद्धा के रूप में जाने गए, जिन्हें स्थानीय लोग आज भी भोमियो सा कहकर पूछते हैं। तो हमारी अपनी धरती का ये इतिहास दुनिया भर में कैसे मशहूर हुआ? अब आते हैं द जंगल बुक के उस शानदार कनेक्शन पर। राव सिंहा के इस अद्भुत जीवन को अमर करने के लिए जोधपुर के राजाओं ने एक विशेष पेंटिंग बनवाई। अगर कभी जोधपुर के किले में जाना हो तो वहां आज भी वो पेंटिंग देखी जा सकती है। उस पेंटिंग में साफ तौर पर एक जंगली इंसान को 4 शेरों के बीच खड़ा दिखाया गया है, जो शेरों से लड़ रहा है। और यहीं से जुड़ती है सबसे बड़ी कड़ी। हुआ यूं कि अंग्रेजों के साथ हुई एक संधि के बाद रुडयार्ड किपलिंग नाम का एक अंग्रेज लेखक इसी जोधपुर किले में पूरे 3 साल तक रुका। उसने शेर मानव की वो पेंटिंग देखी, स्थानीय लोगों से राव सिंहा का पूरा इतिहास सुना और उसी का सीधा इस्तेमाल करके अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब द जंगल बुक लिख डाली। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये दिखाती है कि कैसे पश्चिमी दुनिया ने इस कहानी का फायदा उठाया। 1890 के दशक में किपलिंग जोधपुर किले में रुकते हैं और कहानी जानते हैं। 1907 में उसी कहानी के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल जाता है और 2012 में इस कहानी पर बनी एक हॉलीवुड फिल्म ऑस्कर तक जीत लेती है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या बाहरी ताकतों ने उसी स्थानीय इतिहास की मार्केटिंग उन लोगों को वापस कर दी जिन्होंने इसे असल में जिया था? ये जानकर सच में हैरानी होती है कि जिस मोगली को पूरी दुनिया एक कल्पना मानती है, वो असल में भारत का ऐतिहासिक महापुरुष राव सिंहा ही है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास असल में किसका है और उसे दुनिया को सुनाता कौन है।